एक अंक वाले प्रश्न, यानी जो ऑप्शन वाले प्रश्न है वो उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला है तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो HCl वाला कोई तत्व है HCl2, तो इसके अंदर ये X है, ये प्रश्न है, इसके अंदर बताना है कि यहाँ पर जो X है इंगी जगह क्या आएगा। तो देखो एक सिंपल से फार्मूला बताऊं था ना, जैसे N है सोडियम, इन तोड़ लो KLMN के अकॉर्डिंग 281, इन तोड़ा आप 282, इन आप इंगो वर्गीकरण करा 283, इंगो वर्गीकरण करा आप वो आवे 284। तो अब देखो इंग लास्ट में कितने दे रहे 2, अब जिंग लास्ट में 2 है वो इंगो क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा, यानी इंग उत्तर क्या जाएगा मैग्नीशियम। अगलो आवर्त सारणी में दाईं और ठीक ऊपर कौन से तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में दाईं ओर क्या होती है? अधातुएं होती है, यानी दाईं साइड, और बाईं साइड पूछ ले तो क्या आ जाएगा अपना धातुएं आ जाएगी। आगे देखें, आगे जैसे जो फर्स्ट था उस जैसा ही है कि जहां X था X की जगह क्या दे दिया इसने M दे दिया। क्या कह रहा है कि MCl2, तो देखो लास्ट में 2 है, इनका वर्गीकरण करें, जैसे कि सिलिकॉन है 284, इसका आ जाएगा 283, इसका आ जाएगा 281, इसका आ जाएगा अपने पास 282। तो इसका आंसर यानी जिसके लास्ट में कितना हो 2, इनमें से किसके लास्ट में 2 है? मैग्नीशियम के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। ऐसे ही एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 19 है, कोई तत्व है उसकी परमाणु संख्या दे रखी है अपने को 19, तो यह निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक सुगमता से क्रिया करेगा? यानी इनमें से जो कुछ एक तत्व है इनकी परमाणु संख्या दे रखी है कि इनमें से किसके साथ अभिक्रिया आसानी से करेगा? परमाणु संख्या है 19, तो 19 को अगर हम तोड़े 2-8 बात करें अपने 2-8-8-1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहा है? 1। तो अब इनमें से तोड़ के देखते हैं, 2-8-7, इसको तोड़ें 2-8-8-2, इसको तोड़ें 2-8-8-1, इसको तोड़ें हम 2-8-8-8। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 3 कोष हैं, इसके अंदर 4 कोष हैं, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो इसकी परमाणु जो संयोजकता है वो कितनी है? 1। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो 17वां है 2-8-7, यानी ये इसके अंदर होते कितने हैं? यानी KLM M के अंदर होते कितने हैं? 8 आते हैं, लेकिन इसके पास है कितना? 7। तो कितने और चाहिए? 1 और चाहिए, तो ये आसानी से 1 ले सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट 17। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 है, कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ इसके रासायनिक जो समीक्रिया है वो समान होगी? तो देखें सेम वही तरीका, इसने पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन 2-7, तो इसके करें 2-5, इसको तोड़ेंगे 2-7, इसको तोड़ते हैं हम आ जाएगा अपने पास 2-8 है, और बात करें 5, और इसको तोड़ें 2-8-8, तो देखें इसके लास्ट में कितना है? 7। इनमें से जिसके लास्ट में 7 हो तो वो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अक्रिय गैस है? इनमें से अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस वो होती है जिनका बाहरी कक्ष, जो बाहर वाला जो सेल है ना, जो बाहरी कोश है वो पूर्ण रूप से भरा हो भाई, यानी पूरा भरा हो। तो इनमें से किसका है? देखो हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1 ही होता है, ऑक्सीजन है, इसका आ जाएगा 2-6, इसका आ जाएगा क्लोरीन का आ जाएगा अपने पास 2-8-7, और नियोन है इसका आ जाएगा, यानी 10 होता है, इसका 2-8। तो सबसे बाहरी कोश है वो किसका भरा हुआ है? नियोन का भरा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा नियोन। अब देखें ये 6%, अब देखें 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कोष है? इनमें से 2 कोष दे रखे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, यानी जो दोनों जो कोष है ना वो दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। कोष कौन से होते हैं? KLMN होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें भी 8 आते हैं, और इसमें बात करें अपने 18 आते हैं। तो 2 कोष दे रखे यानी 2, यानी K और L, और दोनों भरे हुए हैं, यानी 2 और 8, 8 और 2 10। तो इनमें से जिसकी भी परमाणु संख्या 10 है वो इसका आंसर आ जाएगा, किसकी है? नियोन की, ये इसका आंसर हो गया। अब सेम वही दे दिया, देखो MCl4, यानी इस M की जगह कौन सा तत्व आएगा? देखो सिलिकॉन आएगा, कैसे आएगा? 2-8-4, इनके आप करके देखोगे 2-8-3, इसका करके देखोगे 2-8-2, इसका करके देखोगे आप 2-8-1। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्या दे रखा है? 4, तो इनमें से जिसके लास्ट में 4 हो वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आगे वाले में 3 दे रखा है,
तो इनमें से 3 किसके लास्ट में है? एल्यूमिनियम के। तो इसका आंसर क्या आ गया? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किस तत्व में दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन है? तो पहला कोष होता है के के अंदर कितने होते हैं? 2। एल है, ये कह रहा है कि पहले से दूसरे के अंदर 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना हो गया 4, 4 2 6। तो इनमें से किसकी परमाणु संख्या अच्छा है? कार्बन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन। अब कह रहा है एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या, यानी ज्यादा है ज्यादा एम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं। ठीक है, आगे तत्व जिर्मेनियम एक क्या है? जो जिर्मेनियम है वो कैसा तत्व होता है? वो धातु है, अधातु है, उपधातु है या सार धातु है? तो ये क्या होती है बेटा? उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 8 होती है। ठीक है, आगे आधुनिक आवर्त सारणी में अत्यधिक स्तंभ की संख्या कितनी है? आधुनिक जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर स्तंभ कितने हैं? उसके अंदर जो स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 18। अतः स्तंभ की जगह आ सकता है समूह। समूह कितने होते हैं? समूह भी 18 ही होते हैं। अच्छा, अगर इसकी जगह ये पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवृत कितने होते हैं? तो आवृत होते हैं बेटा इसके अंदर 7। कितने होते हैं? 7। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किस रसायन शास्त्री को दिया जाता है? यानी जो कौन सा वैज्ञानिक था जिसे जो वर्गीकरण है तत्वों का उसका श्रेय दिया जाता है, सबसे ज्यादा दिया जाता है, वो दिया जाता है मेंडलीफ को। किसको दिया जाता है? मेंडलीफ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसको सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए थे? जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बारे में किसने बताया था? हेनरी मोसले नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था भाई। तत्व जिसकी परमाणु संख्या 3 व 11 है, तो वो निम्नलिखित दिए गए परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से किसके साथ रासायनिक गुणों की समानता रखता है? यानी कोई तत्व दे रखे हैं 3 और 11 वाला, तो इनमें से किसके साथ रासायनिक संबंध अच्छा है? तो देखें 3 और 11, अगर इसको हम तोड़ें 2 और 1, इसको अगर हम तोड़ें 2, 8 और 1, तो देखो इसके भी लास्ट में 1 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो इनमें से ऐसी संख्या देख लें जिसके लास्ट में 1 होगा। तो इसको तोड़ते हैं 2, 8, 7 आता है। इसको तोड़ते हैं 2, 8, 8 आता है। इसको तोड़ते हैं हम 2, 8, 8, 1 आता है। इसको तोड़ते हैं 2, 8, 8, 2 आता है। तो अब देख लें किसके लास्ट में 1 है? सिर्फ और सिर्फ सी जो ऑप्शन है, यानी 19, यानी जिसकी परमाणु संख्या 19 है, उसका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे बेटा? 8। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं बेटा? 18 समूह है। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन देखें। तत्वों को त्रिक के रूप में वैज्ञानिक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। कौन से वैज्ञानिक, जिन्हें 4 ऑप्शन देखे, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने त्रिक के रूप के अंदर जो तत्व है उनको वर्गीकरण किया था? डोवेराइनर के द्वारा हुआ था। त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का मतलब होता है 3 तत्वों का समूह। 3 तत्वों का समूह, 3 तत्वों का समूह है वो किसका मतलब होता है? अपने त्रिक का मतलब होता है। आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व में कुल 3 कोष हैं? 3 कोष है, यानी के, एल और एम। और संयोजकता कोष के, संयोजकता का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, और एम संयोजकता कोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसने दे रखे 4। तो 2 और 8, 10, 10 4 14। 14 पर कौन आता है बेटा? सिलिकॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं 21वां। निम्नलिखित में से किस तत्व में कोई तत्व है उसके अंदर 2 कोष दे रखे हैं? 2 कोष होंगे Kl, और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 कोष है और जो बाहर वाला होता है उसे संयोजकता कोष कहते हैं। तो इसके अंदर 2 और संयोजकता कोष ये, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 3। तो 3 और 2 5, 5 पर कौन आता है बेटा? बोरोन आता है। तो बोरोन इसका आंसर आ जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जो अष्टक सिद्धांत था वो किस तत्व तक लागू होता था? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूलैंड्स है उसका सिद्धांत कहां तक काम कर रहा था? ओनली कैल्शियम तक काम कर रहा था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बना। जो मेंडलीफ था उसने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया, किसके अनुसार किया था बेटा? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। और वहीं अगर बात करें, अभी जो बात कर रहे हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो वर्गों का जो वर्गीकरण किया गया तत्वों का, वो किसके अनुसार किया? परमाणु संख्या के अनुसार। सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है? सिलिकॉन होती है वो एक बेटा क्या है? उपधातु है बेटा।
मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। कैसे? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 12 होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर के अमन के अकॉर्डिंग तोड़े तो 2 8 है और बात करें 2, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाला है फास्फोरस का होता है, वो होता है 2 8 है 5। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हो चुके हैं, 28वां करते हैं। निम्नलिखित में से किस आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन सी आहार श्रृंखला है? देखो, घास है, घास को गेहूं कभी नहीं खा सकती और गेहूं को आम कभी नहीं खा सकता। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो घास है, दूसरा ऑप्शन देखें, घास है, घास को बकरी खा सकती है, बकरी को कौन खा सकता है बेटा? मानव, ठीक है। आजकल वाले जो मानव है ना, वो कुछ ही खा सकते हैं भाई, बकरी हो चाहे कुछ ही आ जाए। आगे आगे निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो देखो ऑप्शन दे रखा है, बाजार जाते समय आप के साथ जो कपड़े का थैला है वो आपको लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको लेके जाना चाहिए। और कार्य समाप्त हो जाने पर जो लाइट और जो पंखे होते हैं उनका स्विच बंद कर देना चाहिए, ये बात भी सही है। माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हें विद्यालय पैदल आना चाहिए, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे है ना, ये पर्यावरण के मित्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैव नवीकरणीय पदार्थ है? अजैव नवीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा? वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, यानी वो वे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके द्वारा नहीं टूटते, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव नवीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो घास है वो टूट जाता है, लेकिन प्लास्टिक होता है ना, वो नहीं टूटता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव नवीकरणीय है? जैव नवीकरणीय पदार्थ कौन सा है? फल सब्जियों के छिलके, ये वो पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा घटित हो जाते हैं, अपघटित। कांच हो गया, धातु के टुकड़े हो गए, डीडीटी हो गया, ये नहीं करता। डीडीटी का मतलब है फाकारी दवाई अपनी भाषा में। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? जैव विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं बेटा? वन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे पोषी स्तर पर आता है? इनमें से तीसरे पोषी स्तर पर, पोषी स्तर बेटा ये होते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो पहले वाला होता है ना पोषी स्तर, उसके अंदर तो आते हैं उत्पादक। कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता पहले में आता है प्रथम उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, फिर आता है तृतीय उपभोक्ता। तो इसने पूछा है तीसरे पोषी स्तर पर, तीसरे पोषी स्तर पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पर कौन आता है? द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता आंसर आ जाएगा। जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस पैदा नहीं होती? यानी जब हम किसी गैस को जलाते हैं, यानी जीवाश्म ईंधन का मतलब है कोई लकड़ी वगैरह अगर उसको हम जलाते हैं तो उनमें से कौन सी गैस नहीं निकलती? ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती बेटा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ का समूह है? केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ होना चाहिए, अजैव नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक, देखो पहले के अंदर ही प्लास्टिक आ गया, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। दूसरे में घास व प्लास्टिक, फिर से प्लास्टिक आ गया। जैव पूछा है बेटा, जैव के अंदर प्लास्टिक थोड़ी आएगा। आगे वाला लकड़ी, घास व केले के छिलके, बिल्कुल सही है। लकड़ी, घास और केले के छिलके हैं वो एक जैव नवीकरणीय पदार्थ का समूह है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव नवीकरणीय पदार्थ का समूह है? अजैव नवीकरणीय पदार्थ है तो इसका मतलब घास, लकड़ी, पत्तियां वगैरह ये नहीं आने चाहिए उसके अंदर। तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पत्तियां आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है। प्लास्टिक, घास आ गया तो यानी ये भी नहीं है। एल्यूमिनियम का डिब्बा सही है, प्लास्टिक का डिब्बा, कांच की बोतल, हाँ ये वो ऑप्शन रहेगा अपना जो अजैव नवीकरणीय पदार्थ का समूह नहीं है। निम्नलिखित में से सीएफसी का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कि सीएफसी का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का जैव अपघटक है? इनमें से पारितंत्र का जैव अपघटक, भाई पारितंत्र उसके दो होते हैं अपघटक। पहला तो होता है बेटा जैव अपघटक, ठीक है। दूसरा होता है बेटा अजैव अपघटक, यानी जैव के अंदर तो वो आते हैं जो संजीव है। तो इनमें से संजीव कौन है? पौधे हैं भाई। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है? इनमें से फिर से जैव घटक पूछ लिया जो संजीव है। संजीव कौन है बेटा? सूक्ष्म जीव। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? नहीं है पूछा है बेटा इसने।
तो वायु, ताप, वर्षा ये तो है, कौन बच गया? पौधा बच गया, ये नहीं है। आगे की बात, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तो देखो इसके लिए भी हमें एक पोषी स्तर तैयार करना पड़ेगा। पहले पर आते हैं उत्पादक, दूसरे पर आते हैं बेटा शाकाहारी, तीसरे पर आते हैं बेटा मांसाहारी, फिर आते हैं अपने पास बात करें सर्वाहारी। तो ठीक है, तो इसके अंदर पूछा इसने शाकाहारी, शाकाहारी पूछा है तो पहला, दूसरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? दूसरा। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता अभी पढ़ के आए हैं, प्रथम पर उत्पादक, फिर प्रथम, फिर द्वितीय। द्वितीय कौन से पर आ रहे हैं बेटा? तीसरे पर। निम्नलिखित में से पौधे हैं, इनमें से पौधे क्या है? उत्पादक भी होते हैं पौधे, सही बात है। सब पोषी भी करते हैं, सही बात है। पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर के जीव है, हाँ बिल्कुल प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त है सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? इनमें से प्राकृतिक, जो प्रकृति का जो पारितंत्र वो नहीं है, खेत। खेत को हमने खुद ने बनाया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खेत। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो अगर उत्पादक ऑप्शन में ना हो, सब पोषी हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सब पोषी आ जाएगा, ठीक है। वे पदार्थ जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में मिलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपमार्जक। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसका आंसर आ जाएगा 10%। आपने पढ़ा होगा 10% है ऊर्जा का नियम। तो यह नियम यही बात कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 48% कंप्लीट हो चुके हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, ओजोन श्रेय किसके कारण होता है? जो ओजोन है यानी उसकी जो ओजोन परत होती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है, तो बात करें, कह रहा है कि इसका जो श्रेय यानी इसकी जो थिकनेस है वो कम होती है, किसके कारण होती है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आगे, एक खाद्य श्रृंखला में वनस्पति पौधे, यानी सबसे पहले पौधे हैं, सबसे पहले इसने दिखा रखा है पौधे, ऐसे बना के देख लेना पौधे, ठीक है। पौधे, बाज, मेंढक व टिड्डा, सिमली, इनमें से चौथे पोषी स्तर पर कौन आएगा? देखो पौधे हैं, पौधे को कौन खा सकता है? टिड्डा खा सकता है। कौन खा सकता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा सकता है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा सकता है बेटा? बाज खा सकता है। तो इसने चौथे पर पूछा है, चौथे पर कौन आ जाएगा बेटा? बाज। तो आंसर क्या आ जाएगा? बाज, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन अपने पूरे होते हैं, ठीक है। देखें भाई 51 नंबर प्रश्न, जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल के किस प्रकार के सुदूषित होने की ओर संकेत करती है? कि जो जल है उसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है, कोलिफॉर्म जीवाणु होता है, वो पाया जाता है उसके कारण सीवेज जल की तरफ। किसकी तरफ? सीवेज जल की तरफ, यानी जो यूरिन वगैरह होता है उससे निकले। हमें पता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में। कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में, यानी जो मानव की छोटी आंत होती है ना, उसके अंदर पाया जाता है ये। गंगा के सुदूषित का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो गंगा नदी है वो, उसका जल है वो प्रदूषित हो चुका था, उसका मुख्य कार्य क्या है? अस्थियों तथा मृत शरीर का होना, औद्योगिक रासायनिक प्रदूषण के कारण जल में नहाना व कपड़े धोना, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी के कारण। निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करके जल का पीएच मान है उसको ज्ञात किया जा सकता है? सर्वासूचक। सर्वासूचक का मतलब होता है कि जैसे कि हमें लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, और बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ एक जैसे पीएच स्केल हो गया, इनका यूज कर हम क्या बता सकते हैं? जो जल है उसका पीएच, इसने पीएच दे रखा है भाई, पीएच का पता कैसे चल सकता है? सर्वाचक सूचक। और सर्वाचक सूचक अपना क्या होता है? पीएच होता है, पीएच स्केल होता है, पीएच सूचक होता है, उससे पता लग सकता है। सदूषित जल का पीएच मान होता है, यानी ऐसा पानी जो शुद्ध हो उसका पीएच मान कितना होता है? हमेशा ही 7। मैंने बता रखा है, मेरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। जल होता है तो ये बात बता रखी है कि इसकी एक ट्रिक बना रखी है कि जल होता है उसके जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कैसे? मैंने बताया था कि एक सॉन्ग होता है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। देखो तो उसके अंदर 7 ही तो समुंदर होता है, समुंदर का अंदर क्या होता है? जल होता है। तो उससे आप याद कर सकते हो कि जो जल है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण को सुरक्षित करने तथा उसके सुधार का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कम उपयोग करें,
पुनः चक्रण करें, दोबारा उपयोग करें, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। हमें ये सारे के सारे कारण अपनाने चाहिए। इसे 3Rs रूल भी कहा जाता है। ठीक है। भारत ने अपना वन आंशिक क्षेत्र क्यों खो दिया? यानी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के कारण, उद्योगों के कारण, शहरीकरण के कारण। बिल्कुल इनके कारण हमने क्या किया है, अपने जो वन वाले जो क्षेत्र है ना, उनको हमने धीरे धीरे खो दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई की याद में इसका आंसर आएगा। ध्यान रख लेना, इसमें अमिता देवी है, इसमें अनिता देवी है, ये नहीं आएगा। इसमें आएगा अमृता देवी। क्या आएगा? अमृता देवी बिश्नोई की याद में। चंडीगढ़ में स्थित पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? सुखना झील के अंदर। कहाँ है भाई? ये सुखना झील के अंदर है। ठीक है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। हेमवती नंदन बहुगुणा, ये गलत है। मेगा पाटकर ने, ये भी गलत है। ठीक है। और सारे गलत रहेंगे। इसका सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर रहेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है बेटा? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पाया है? ये नर्मदा नदी पर है। जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। 5Rs में से दूसरा R है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पुनः चक्रण। क्या है? पुनः चक्रण। पहले का पूछ ले तो पहला R होता है, उसका अर्थ है कम उपयोग। ठीक है। तीसरे का बात करें अपने, इसने दूसरे का पूछा है, दूसरे का हो जाएगा पुनः चक्रण है, और तीसरे का आ जाएगा पुनः उपयोग। ठीक है। यानी दोबारा उपयोग करना। वृक्षों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। सिल्वीकल्चर कहा जाता है किसको? वृक्षों को उगाने को। ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखें। एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाने को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। क्या कहा जाता है? मोनोकल्चर। यानी बात करें एक ही फसल को बार बार अगर हम उगाएंगे ना तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण। वनीकरण का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम मृदा अपवर्धन से को रोक सकते हैं भाई। ठीक है। कोलीफॉर्म होता है वो एक कैसा होता है बेटा? जीवाणु होता है। कोलीफॉर्म क्या है? जीवाणुओं का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पानी प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक है, हवा है, लेकिन विद्युत है वो एक प्राकृतिक संसाधन है नहीं है। राजस्थान में जल संग्रहण। जल संग्रहण का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना, जल को बचाना, ताकि हम उसको आने वाले टाइम के अंदर उसका उपयोग कर सकें। तो किसके रूप में किया जाता था? खाद्यान्न के रूप में। यानी खड्डा खोदकर उसके अंदर पानी को सुरक्षित करना क्या कहलाता है? खाद्यान्न कहलाता है। डैश एक ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ताप विद्युत घर में उपयोग किए जाने वाला ईंधन। यानी जो ताप का जो बात करें विद्युत घर है, यानी जहां से हीट के द्वारा, जहां से विद्युत के द्वारा और क्या उत्पन्न की जाती है बेटा? विद्युत उत्पन्न की जाती है। उसके अंदर कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है बेटा? कोयले का उपयोग किया जाता है बेटा। आगे वाला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पादक नहीं? इनमें से कौन सी चीज है जो वन से नहीं मिलती? चंदन की लकड़ी वन से मिलती है, इमारती लकड़ी होती है वो भी यहीं से मिलती है, रेजिन या टोनिन यानी जो गम वगैरह होता है वो भी यहाँ से मिलता है, लेकिन कीटनाशक होते हैं वो कहाँ नहीं मिलते बेटा? वन में नहीं मिलते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? कीटनाशक। कागज का निर्माण किया जाता है। कागज का निर्माण कहाँ से किया जाता है बेटा? लकड़ी से किया जाता है। गंगा सफाई योजना का आरंभ प्रथम बार किस वर्ष में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा नदी का सबसे पहले जो आरंभ है, जो साफ सफाई की उसकी बात करें, वो कब हुई थी? 1985 के अंदर इसको आरंभ किया गया था। ये एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था बेटा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कैसा प्रोजेक्ट था? ये एक मल्टी करोड़ यानी बहुत ज्यादा इसके अंदर रुपए लगे थे।
वन उत्पाद पर आधारित उद्योग है, यानी जो वन्य जो उत्पाद है, यानी जो वन से प्राप्त होने वाले जो उत्पादक हैं उनसे संबंधित कौन सा उद्योग चलाया जाता है? कागज। हाँ, कागज बनाने के लिए वन का जरूरी है भाई। खेल का सामान बनाने के लिए वन का होना जरूरी है। प्लास्टिक उद्योग के लिए जरूरी नहीं है। तो ए और बी दोनों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। प्रकाश के अवयव विकिरणों में विभाजन को डैश कहते हैं, यानी जो प्रकाश आ रहा है अगर वो उसका बात करें धीरे धीरे वो फट जाता है, ठीक है, अलग अलग भागों के अंतर है, उसका डिवाइड होना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण इसका आंसर आ जाएगा। सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुदृढ़ दर्शन की अल्प दूरी होती है, यानी हम जैसे जो लोग हैं जो वो हैं कितनी दूरी तक सही ढंग से देख सकते हैं? कम से कम पूछा है 25 सेंटीमीटर। देखें इसके अंदर आंसर 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर। तो आपको ध्यान से टिक करना है 25 सेंटीमीटर। और ये तो पूछा है अल्प दूरी यानी पास की दूरी, और पूछ लिया जाए दूर तक कितना देख सकते हैं? अनंत तक। कितना देख सकते हैं? अनंत तक। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आगे आ ही जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अपनी जो आंखों का जो लेंस है उसकी मोटाई और उसके पतले होने को कौन नियंत्रण करता है? पक्षामापी द्वारा। ये मांसपेशियां होती है जो क्या करती है? हमारे लेंस जो लेंस है हमारे आंख का उसको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमारी लेंस जो हमारा जो डायग्राम है वो कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है बेटा? वास्तविक व उल्टा। आगे की बात करें, सफेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? विक्षेपण। यानी जो प्रिज्म होता है उसके ऊपर जब एक लाइट गिरती है तो उससे वो 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। इस चीज को क्या कहा जाता है बेटा? इस चीज को कहा जाता है विक्षेपण। और वो 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर होते हैं बेटा। कौन से होते हैं? विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये वो 7 कलर हैं। आगे, प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन। और यहां अगर अपवर्तन की जगह प्रायवर्णीय अपवर्तन होता तो भी आंसर सही था। प्रायवर्णीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, यानी जो दूर की, अगर किसी ऐसा व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य और उसके आसपास के का जो आकाश है वो लाल नजर आता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है परिकिरणन। क्या कारण होता है उसका? परिकिरणन उसका कारण होता है। किसी व्यक्ति के नेत्र में क्रिस्टल लेंस का धुंधला हो जाना। अगर कोई व्यक्ति है उसका जो लेंस है अगर वो धुंधला हो जाता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है बेटा? मोतियाबिंद नाम की बीमारी हो जाती है उसे। आंख का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। देखो, अगर ऐसे पूछ लिया जाए आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण के बारे में पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा पुतली। और कहां से प्रवेश करता है तो उसका आंसर आ जाएगा स्वच्छ मंडल। तो आपको इसके अंदर पूछा है नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली नियंत्रण करती है। एक सामान्य मानव नेत्र की समझन क्षमता कितनी होती है? हम कितने से कितने तक देख सकते हैं? तो मैंने बताया था कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत तक, यानी जहां तक नजर आए वहां तक हम देख सकते हैं। मानव नेत्र में बना जो चित्र है वो कितने समय तक बना रहता है? एक डिवाइड बाय 16 सेकंड तक जो हमारी जो प्रतिबिंब है वो बना रहता है। कहां बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा। अभी पढ़ा है बस। जरा दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। जरा का मतलब होता है निकट और दूर। अगर जिसको दोनों बीमारी हो, पास का भी नजर ना आए और दूर का भी नजर ना आए, ऐसे जो लोग हैं उनको कौन से लेंस की चश्मा का उपयोग करना चाहिए? द्विफोकसीय लेंस के द्वारा। ठीक है, इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म का कार्य कौन करता है?
पानी की बूंदे। हमें पता है इंद्रधनुष कब बनता है, जब वर्षा हो जाती है, वर्षा होने के बाद बनता है, ठीक है। और वर्षा के कारण है, उस वर्षा के बाद में छोटे छोटे पानी के कुछ बूंदे हवा में रह जाती है, और जब सूर्य की किरणें इन पानी के बूंदों के ऊपर गिरती है तो वह एक प्रिज्म की तरह कार्य करके और उसे 7 रंग के अंदर विभाजित कर देती है। ये बात होती है इंद्रधनुष के बारे में। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो वो कारण हो जाएगा बेटा परिकिरणन के कारण। वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, स्वच्छ मंडल, अभी मैंने बताया था कहां से एंटर करता है, स्वच्छ मंडल से। और नियंत्रण कौन करता है प्रकाश के बारे में, अभी हमने पढ़ा था पुतली, कौन नियंत्रण करती है, पुतली। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं बेटा 3। कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये 3 होते हैं अपने पास है प्राथमिक रंग, यानी प्राइमरी कलर्स। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण, यानी एक जो लाइट आ रही थी उससे फैलना, कितने 7 रंगों के अंदर। और 7 रंग अभी बताए थे आपको, कौन सा होता है, विबग्योर होता है। कौन से होते हैं 7 रंग, विबग्योर, ठीक है। आगे की बात करें, वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता उसे रंगादत्ता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रंगादत्ता, जो अलग अलग रंगों की पहचान नहीं कर पाता। सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य के रक्तभाव प्रतीक होने का, भाई सूर्य उदय और अस्त होता है ना, उसमें वो लाल दिखाई देता है, उसके आसपास की चीजें, वो कौन सी जो किरणें होती है उनका परिकर्णन ज्यादा होता है, तो होता है नीले रंग की जो किरणें होती है उनका परिकर्णन ज्यादा होता है, यानी नीले रंग को दूर भगाते हैं वो। और कौन से रंग को ज्यादा करते हैं, लाल रंग को। निकट दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु में। यस, सही बात है कि जहां दूर दृष्टि दोष होती है वहां तो निकट की वस्तु में नजर नहीं आती, और जहां निकट दृष्टि दोष है उसमें कहां की वस्तु नजर नहीं आती, दूर की। नेत्र प्रतिरोपण का अर्थ है, नेत्र प्रतिरोपण का मतलब है कि जब आप किसी को जो नेत्र है वो दान करते हैं तो उसके अंदर कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। कौन सा किया जाता है, कॉर्निया। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है परिकर्णन के कारण, ठीक है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का ही दूसरा नाम है रेटिना। क्या नाम है बेटा, रेटिना, यानी दृष्टिपटल और रेटिना दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। आगे 100 नंबर क्वेश्चन है, देखें Fe2O3 प्लस में 2Al है, इससे 2Al2O3 प्लस में 2Fe बना। तो इसने क्या किया, देखो एल्यूमिनियम है वो खुद आके रहने लग गया O3 के साथ, और इसको यहां से क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया। तो यानी जो अधिक क्रियाशील था उसने कम क्रियाशील वाले को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, विस्थापित। ये थे अपने 100 प्रश्न है आज की इस वीडियो के अंदर, ये 100 प्रश्न करने हैं अपने को, ठीक है। ऐसे ही एक वीडियो और आएगी 100 प्रश्नों की, जिसके अंदर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, ठीक है। ये 100% आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही 100 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो अपने पिछले जो कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे संबंधित ये टेस्ट सीरीज चलाई गई है। तो आप ये 100% है एक बार दोबारा से रिवाइज करें इसी के अंदर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।